इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड, मतलब अपन ने इसको 3-4 पार्ट में कर दिया है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, क्योंकि अपने लेक्चर जो है थोड़े 10 से 15 मिनट के होते हैं जिसमें हम पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया है। अभी तक हमने पढ़ा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रा जो है मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन से प्राप्त होते हैं, यानी कि कंपन और गुणन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण से हमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वाइब्रेशंस जो होते हैं उनको हम कैसे बैंड प्राप्त होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, किस प्रकार हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से बॉन्ड का जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पर प्राप्त होगा। इसके लिए हुक्स लॉ पढ़ेंगे आज हम। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द हुक्स लॉ विच मे बी रिप्रेजेंटेड एज। हुक्स लॉ को गणितीय रूप में हम लिख सकते हैं न्यू अपॉन सी इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है हुक्स लॉ का, जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू बार वेव नंबर है, पाई हम जानते हैं कांस्टेंट है 22/सेकेंड, के फोर्स कांस्टेंट है। या m1/m2 m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम म्यू या रेड्यूस मास कह सकते हैं। ये म्यू माइक्रोन से अलग है, हमने पहले भी म्यू को यूज किया था, वो माइक्रोन के रूप में यूज किया था। या म्यू है, इसको कहते हैं अपन रेड्यूस मास। ये इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं न्यू बार इक्वल टू 1/2 पाई सी के अपॉन म्यू, यानी कि इसकी पूरी जगह म्यू रख दिया। या अपन जानते हैं कि इन दोनों में रिलेशन कि अगर हम म्यू कहेंगे तो म्यू इक्वल टू होता है म्यू बार इंटू सी, तो म्यू सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई के अपॉन म्यू। इन दोनों ही फॉर्मूलों से हम आईआर अवशोषण बैंड का वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी कि कंपन आवृत्ति याद कर सकते हैं। अब जहां हमने बताया m1 एंड m2 आर मास ऑफ एटम्स, मासेज ऑफ एटम्स और मास ऑफ एटम्स इन ग्राम्स इन ए पर्टिकुलर बॉन्ड। जो भी बॉन्ड है उसके जो एटम्स है उसके मास हैं। के फोर्स कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड एंड रिलेट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है जो बंध की प्रबलता को प्रदर्शित करता है। फॉर ए सिंगल बॉन्ड के इक्वल टू 5 × 10⁵ ग्राम सेकेंड -2। इट बिकम्स डबल और ट्रिपल फॉर द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली। यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है के का मान बढ़ता है। तो इस फॉर्मूले से आधार पर हम या सी वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 2.998 × 10⁻10 सेंटीमीटर और अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। सो वी कैन कैलकुलेट न्यू बार और इसमें अपन दोनों न्यू बार लिख दिया, एक जगह हम हटा के न्यू करेंगे, न्यू बार और न्यू फ्रॉम द अबव फॉर्मूला, यानी कि वेव नंबर और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम इस हुक्स लॉ के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। Thus the value of vibrational frequency और वेव नंबर डिपेंड्स अपॉन। इस फॉर्मूले से हमें एक चीज और पता चली कि भाई जो न्यू बार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी न्यू और वेव नंबर न्यू बार जो है वो डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के अपन डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो न्यू बार का मान बढ़ेगा और रेड्यूस मास यानी कि म्यू का मान बढ़ेगा तो वेव नंबर का मान कम होगा। सो वी कैन से दैट इफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज और द रेड्यूस मास डिक्रीजेज the value of nu increases, and with the help of Hooke's law we can calculate nu bar of different bonds, for example CH, CC, C double bond C, OH etc. यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, न्यू बार और न्यू दोनों ही अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।
न्यू और न्यू बार की वैल्यू एक बढ़ती तो एक साथ बढ़ेगी घटेगी, इसलिए अगर न्यू इंक्रीज होगा तो न्यू बार भी इंक्रीज होगा, और न्यू डिक्रीज होगा तो न्यू बार भी डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन इसमें सी एच स्ट्रेचिंग बैंड की अपन अगर निकालना चाहें कि किस प्रकार हम न्यू बार और न्यू की वैल्यू निकालें, तो उसके लिए अपन जानते हैं, अपने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए के की वैल्यू जनरली क्या होती है, 5 × 10⁵ ग्राम सेकेंड माइनस 2। मास ऑफ द कार्बन एटम M1 इक्वल टू होता है 20 × 10⁻24 ग्राम, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम M2 अपन क्या कह सकते हैं 1.6 × 10⁻24 ग्राम। सी एच में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। वैल्यू रखें फॉर्मूले में, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई के अपॉन M1 M2 M1 प्लस M2, तो 1/2 पाई 22/7 तक दिया अपन ने, 22 नीचे रखा 7 ऊपर चला गया। के की वैल्यू ये 5 × 10⁻5, ये M1 की वैल्यू, ये M2 की वैल्यू। अब जब आधार समान हो, घात बराबर हो गई, तो 20 + 1.6 × 10⁻24, घात जो है वो हो जाएगी, आधार जुड़ जाएंगे घात समान होने पे, और वैल्यू आई 9.3 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ये आया है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अगर इन्हें हम वेव नंबर में चेंज करना चाहें तो न्यू अपॉन सी, अपन जानते हैं, मैंने बताया सी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर, अपन डिवाइड करें तो वैल्यू आती है 3.1 × 10⁵ मीटर इनवर्स, और इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करें तो आता है 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हम इस प्रकार किसी भी बॉन्ड की जो है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर हुक्स लॉ की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वापस वही बात आती है कि IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है वाइब्रेशंस जो लेवल्स हैं उनमें ट्रांसलेशन से। तो वाइब्रेशंस मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले फंडामेंटल वाइब्रेशंस की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, जिससे हमें अवशोषण बैंड कितने प्रकार के प्राप्त होंगे IR। तो we know that for IR absorption to occur, it is important that the dipole moment of one extreme of vibration must be different from the other extreme. The vibration should be centrosymmetric, should not be centrosymmetric. Only those vibrations are IR active which are not centrosymmetric. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आवृत अवशोषण या आवृत विकिरण का अवशोषण करने के लिए आवश्यक है कि जब अणु एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में संक्रमण करता है तो उसके डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि वन एक्सट्रीम वाइब्रेशन के एक सिरे पर जो डाइपोल मोमेंट है और दूसरे सिरे पर डाइपोल मोमेंट से अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो ऐसे वाइब्रेशंस जो हैं वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते हैं क्योंकि उनमें डाइपोल का मान अलग अलग होता है, और ये जो वाइब्रेशंस हैं विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक कहलाते हैं, IR एक्टिव कहलाते हैं, और इन्हीं से हमें IR स्पेक्ट्रा में अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं या एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं। द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज क्वांटाइज्ड। अपन जानते हैं हर वाइब्रेशनल लेवल जो होता है उसकी एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज होती है, एंड हैव द वैल्यू E वाइब्रेशनल इक्वल टू V, यहाँ अपन V मान रहे हैं इसको, V + ½ H न्यू, जहां V इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स। वाइब्रेशनल लेवल को V कर दिया अपन ने, एंड इसकी वैल्यू मान ली 0 1 2 3 4 5 एसेट्रा। H अपन जानते हैं प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट। म्यू जो है वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कैन बी रिटन एज डेल्टा E वाइब्रेशनल, अगर अपन लिखें तो इक्वल टू होता है H न्यू। Transitions from the ground state V equal to 0 to the first excited state V equal to 1 absorb light strongly and give rise to intense band called the fundamental bands. अगर 0 यानी कि निम्नतम अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में जब संक्रमण होता है तो प्रबल ऊर्जा को अवशोषित कर या प्रबल प्रकाश को अवशोषित कर मॉलिक्यूल जो है वो एक तीव्र बैंड देता है जिसको हम मौलिक बैंड या फंडामेंटल बैंड भी कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट करें तो E वाइब्रेशनल अपन ने कहा इक्वल टू E वाइब्रेशनल V इक्वल टू 1 माइनस E वाइब्रेशनल V इक्वल टू 0।
अगर ई वाइब्रेशनल वी इक्वल टू 1 लिखें तो यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 प्लस हाफ एच न्यू 0 प्लस हाफ एच न्यू, यानी कि 3/2 एच न्यू माइनस हाफ एच न्यू इक्वल टू बचेगा क्या, एच न्यू। तो ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट V0 टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट V2, ये तो अपन ने एक मौलिक फंडामेंटल बैंड की बात की। अब मान लें अगर कि जो संक्रमण है वो ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट द्वितीय उत्तेजित अवस्था में हो रहा है, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन गिव राइज टू वीक बैंड। जब फर्स्ट में प्राप्त होता है तो अपन ने कहा गिव राइज टू इंटेंस बैंड, तीव्र बैंड प्राप्त होता है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब लाइट स्ट्रांगली। तो मौलिक बैंड जो होता है वो तीव्र होता है, और हमें बाद में जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में होता है वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हमें वीक बैंड देता है, जिसे हम ओवरटोन्स भी कहते हैं, ओवरटोन। जैसे इसकी कैलकुलेट करें तो डेल्टा ई वाइब्रेशनल इक्वल टू 2 प्लस हाफ एच न्यू, 0 तो इसका हो जाएगा 2 एच न्यू, यानी कि मौलिक बैंड अगर हमें एच न्यू पे प्राप्त होगा तो ओवरटोन हमें 2 एच न्यू पे प्राप्त होगा। अब बात करें हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर किसी अणु में बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, में एग्जिबिट मोर देन वन फंडामेंटल वाइब्रेशन, अगर ज्यादा अणु हैं तो उनके फंडामेंटल वाइब्रेशंस की संख्या भी बढ़ जाती है। द नंबर ऑफ दीज फंडामेंटल बैंड्स इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए मॉलिक्यूल। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है अणु की, उस पे ये सब फंडामेंटल वाइब्रेशंस डिपेंड करते हैं। अब अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल विल बी, जो परमाणु है वो हम कहते हैं कि वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, तीनों प्रकार की डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रदर्शित करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल विल बी 3n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया अपन ने, जो किसके बराबर होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। अब हम जब IR स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या हमारे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें खास लेना देना किससे है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से, सिंस वी आर कंसर्न ओनली विद द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि IR में केवल फंडामेंटल वाइब्रेशन से ही हमें पीक प्राप्त होती है, इसलिए सो वी कैन कैलकुलेट ओनली द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमें केवल कंपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट करना है, केवल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही कैलकुलेट करना है। तो इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, रोटेशन ऑफ एक्सिस डू नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज। अब बात करें अपन पहले रेखीय अणुओं की। रेखीय अणुओं में जो एक्सिस डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज, रोटेशन ऑफ एक्सिस मतलब अगर एक्सिस पे रोटेशन होता है तो उससे अणु में कोई चेंज नहीं आता है। सो देयर इज ओनली 2 डिग्री ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होती है लीनियर मॉलिक्यूल में, लेकिन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल कितनी रह जाएगी, 2, यानी कि अगर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो वो हो जाएगी 3n-5। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n-5। ईच फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन गिव ए बैंड, hence theoretically there will be 3n-5 possible fundamental bands for the linear molecule। हर फंडामेंटल वाइब्रेशन से हमें अवशोषण बैंड प्राप्त होता है IR में, और हम जान रहे हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल में 3n-5 फंडामेंटल वाइब्रेशन पॉसिबल है। तो हमें सैद्धांतिक रूप से IR में रेखीय अणु के लिए 3n-5 लीनियर हमें फंडामेंटल बैंड्स प्राप्त होते हैं, मौलिक बैंड प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, n यहाँ पे 3 है, 3 परमाणु से मिलकर बना है इसलिए 3 है, 3 × 3 9, 3n-5 9-5, यहाँ अपन आ गए 5 रेखीय अणु है तो 9-5 = 4, यानी कि 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हमें 4 बैंड प्राप्त होने चाहिए थ्योरेटिकली, शुड बी 4। और इन केस ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 3 होगी, यानी कि 3n-5 की जगह क्या हो जाएगा, 3n-6। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट होगी 3n-6 के फॉर्मूले से।
थ्योरेटिकल बैंड्स आर सेल्डम ऑब्टेन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। मतलब ये जो प्राप्त हो रही है उतने ही हमें थ्योरेटिकल बैंड कभी प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि उसके कई कारण हैं, उनमें से कुछ बता रहे हैं अपन। नीचे निम्न है, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, सम वाइब्रेशंस फॉल आउटसाइड द रीजन। कुछ वाइब्रेशंस में जो हमें एनर्जी की जरूरत होती है वो आईआर रीजन से बाहर की प्राप्त होती है, माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अदर रीजन से प्राप्त होती है, तो वो आईआर अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं करेंगी। सम फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर टू वीक टू बी ऑब्जर्व एज बैंड। कभी कभी मौलिक जो कंपन होते हैं वो इतने दुर्बल होते हैं कि उनसे बैंड प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सम आर सो क्लोज दैट दे ओवरलैप, दैट इज डीजनरेट वाइब्रेशंस। कभी कभी इतने पास पास संक्रमण हो जाते हैं कि वो आपस में ओवरलैप करके खत्म हो जाते हैं। सम डू नॉट अपियर ड्यू टू नो अप्रिसिएबल चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। कुछ जो है डाइपोल मूवमेंट में जो हमें रिक्वायर्ड चेंज है वो नहीं होने से अभी आते होते ही नहीं है या इनएक्टिव हो जाते हैं। इन सब कारणों से जो हम थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं अवशोषण बैंडों की संख्या उतनी प्राप्त नहीं होती है। तो आज हमने पढ़ा किस प्रकार हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने प्रकार के वाइब्रेशनल बैंड्स या वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है वो होती है मॉलिक्यूल्स में, हम बैंड प्राप्त होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें ये जो अवशोषण बैंड है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो आईआर स्पेक्ट्रा होता है उसमें कौन कौन से रीजन होते हैं, ये उसके और एप्लीकेशंस क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अभी भी इसको नहीं पढ़ रहे हैं जबकि हम इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इसको पढ़ें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।